दोस्तों नमस्कार। पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है जो सफल हुई नहीं। तब दूसरे राउंड की बातचीत की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर जरूरत पड़ गई तो एक झटके में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही वहां के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ तेहरान क्यों पहुंच गए? और जल्दबाजी के साथ उनका पहुंचना क्या वाकई तेहरान कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में आ चुका है, या फिर इन सब के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर है और चीन ने जब खुले तौर पर कह दिया कि यह कोई जंगल कानून नहीं चलेगा, तो क्या पहली बार अमेरिका को भी इसका एहसास हो चुका है कि दुनिया जिस लिहाज से पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिका के खिलाफ है और चीन खुले तौर पर अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब ईरान को नहीं अमेरिका को निर्णय लेने होंगे और इसे टालना नहीं होगा, क्योंकि 22 अप्रैल तक सीज फायर की मियाद है। जिन बातों को लेकर अमेरिका के भीतर या कहें ट्रंप प्रशासन अब सक्रिय हो चला है, वो मैसेज आनन फानन में पाकिस्तान को भेजा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर निकले। जो मध्यस्थता के बीच में तुर्की का योगदान था, मिस्र का योगदान था, या फिर खाड़ी देशों का जो भी योगदान रहा, सभी को जानकारी देने के लिए वो यात्रा पर निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ सेना प्रमुख को लेकर बाकायदा अमेरिका की तरफ से यह निर्देश और ईरान की तरफ से यह संदेश, असीम मुनीर की मौजूदगी ने पहले दौर की बातचीत में कुछ ऐसे पहलुओं को उठाया था जिसमें वो जानते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या सोचेगा और वो जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में वहां के चाहे विदेश मंत्री हो या फिर संसद के अध्यक्ष ही क्यों ना हो, जो बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। महत्वपूर्ण इसलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं क्योंकि उन्हीं का नियंत्रण इस वक्त पूरे के पूरे होर्मुज़ रूट पर है, खार्ग आइलैंड पर है। और यह भी कहें कि ईरान के भीतर जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, उसमें अगर सीधा ताल्लुकात कोई इस वक्त मुस्तफा खमनई यानी सुप्रीम लीडर के साथ बनाए हुए है तो वह आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है। यानी असीम मुनीर इस हकीकत को जानते समझते हैं कि सेना की पहल, सेना की जरूरत क्या हो सकती है, और अमेरिका इस हकीकत को जानता है कि जो 4 मुद्दे उलझे हुए हैं, उन मुद्दों को पटरी पर लाने के लिए उसे कितना झुकना पड़ेगा। जब चीन अड़ गया तो अमेरिका को समझ में आ गया कि अब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मानना ही होगा, क्योंकि ना सिर्फ चीन बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी यह सवाल उठा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को आप दरकिनार करके युद्ध लड़ते हैं और उसमें सब कुछ अपने अनुकूल कैसे चाह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशन का चार्टर किस बात की इजाजत देता है? वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का सवाल हो या फिर होर्मुज़ रूट पर ईरान की संप्रभुता का सवाल हो, दोनों जगहों पर यूनाइटेड नेशन के कानून के आश्रय ईरान को एक लिहाज से स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद डिप्लोमेसी और समझौते के आश्रय वो किसी भी देश के साथ कोई समझौता कर ले, लेकिन यह आपको बताना होगा कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के सहारे वह हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस दौर में, और वह भी 21वीं सदी में, कोई भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ईरान की जरूरत भी अपने पावर स्ट्रक्चर को लेकर या कहें एनर्जी के स्ट्रक्चर को लेकर, यूरेनियम संवर्धन उससे जुड़ा हुआ है। अमेरिका मान गया, सहमति है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। होर्मुज़ रूट पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक समुद्री रेंज जो उसके दायरे में आता है, वहां तो अपने तौर पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की ही चल सकती है। लेकिन अमेरिका के सामने सवाल है कि टोल टैक्स वो ना ले, क्योंकि यह एक तरीके से जबरदस्ती लिया गया पैसा है। तो इसके एवज में जो भी फ्रीज किया गया है ईरान की संपत्ति अलग अलग देशों में, उसको डिफ्रीज कर दिया जाए, यानी इतनी बड़ी तादाद में उसको पैसा मिल जाए जिससे वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि युद्ध के दायरे में नष्ट हुए हैं वो कम से कम संभल सके। यह दूसरा उपाय निकाला जा रहा है। तीसरी परिस्थिति बहुत साफ तौर पर लेबनान को लेकर है। लेबनान सीज फायर के दायरे में था, पाकिस्तान ने इसका जिक्र किया, असीम मुनीर ने बातचीत के दौर में जिक्र किया, शहबाज शरीफ ने बाकायदा यह जानकारी और सूचना अपने तौर पर यह कहकर अमेरिका को दी कि वह इजराइल से सीधे यह नहीं कह सकते हैं कि वो हमला लेबनान पे ना करे, लेकिन अमेरिका तो कह सकता है। तो अमेरिका ने संदेश बेंजामिन नेतान्याहू को साफ तौर पर भिजवा दिया, आप लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। और जो मैसेज आया उसमें अमेरिका को इजराइल को समझाना है और लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के साथ उसकी सहमति देश के भीतर बननी है, और इसमें हिजबुल्लाह भी सीज फायर और परमानेंट उपाय को लेकर समझौता करने को तैयार है। यानी मैसेज बहुत साफ है कि पहले राउंड में सीज फायर के वक्त जो बातचीत हो रही थी उसमें अमेरिका को यह फीलिंग थी कि वह जो चाहेगा वह
बातचीत की मेज पर सफल हो जाएगा। नहीं हो पाया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट में 20 साल तक प्रतिबंध नहीं लगाने का जिक्र करेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कानून है उसको वो मानेगा। लेबनान पर सीज फायर हो जाएगा और इसके साथ एक परमानेंट उपाय, जो बार बार हमला इजराइल लेबनान पर करता है हिजबुल्लाह का नाम लेकर, उसको उससे पीछे हो जाना पड़ेगा। और होर्मुज रूट में टोल टैक्स का सवाल बाद में आएगा। पहले यह सवाल है कि जो संपत्ति फ्रीज की गई वो संपत्ति एक झटके में ईरान के पास आ जाएगी। इन तीन परिस्थितियों के साथ जो चौथा बड़ा सवाल था वह मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर था। और मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर अमेरिकी सैनिक अड्डे रहें या ना रहें, यह मिडिल ईस्ट के देश तय करेंगे। इसमें ईरान कोई दबाव इस लिहाज से नहीं बनाएगा कि होर्मुज रूट से आपके टैंकरों को वह गुजरने ना दे। सहमति इस दिशा में बननी चाहिए। और ईरान का कहना है यह सोच अपने तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को समझनी होगी। जब समझौता इस लाइन पर हो रहा है और उसे गारंटी चाहिए कि किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा, तो फिर किस सुरक्षा का जिक्र मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में वो पैसा जो डिफेंस पे खर्च करते हैं और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन सब के बीच बाकायदा मिडिल ईस्ट के देशों ने यह भी जानकारी दी कि तकरीबन $58 बिलियन का नुकसान उनको हुआ है, जिसमें से ऑयल एंड गैस फील्ड पर जो नुकसान हुआ है वो $50 बिलियन का है। यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान या कहें उसको सुधारने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा। ये मैसेजेस हैं कि दरअसल इन्हीं प्रक्रिया के बीच असीम मुनीर सीधे बातचीत रेवोल्यूशनरी गार्ड से करें और उनके सामने इस प्रस्ताव को रखें कि अमेरिका तैयार है। असीम मुनीर के साथ जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी उनके साथ गए हैं। और इसमें यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इजराइल को निर्देश देने के बाद अगर इजराइल फिर से हमला हिजबुल्लाह पर करता है या लेबनान पर करता है तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा और उसको लेकर क्या अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गारंटी देगा। और इसीलिए इस बातचीत यानी सेकंड राउंड की बातचीत जो वो ये पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मातहत ही होनी चाहिए। यह मैसेज बहुत साफ तौर पर ईरान ने यह कहकर दे दिया कि देखिए, अगर आप इन्हीं परिस्थिति में रहेंगे तो फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड इसके लिए तैयार हैं कि जो ब्लॉकेड आपने कर रखा है वह अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड बरकरार रहा या फिर कोई भी हमला ईरान के टैंकर पर हुआ या जहाज पर हुआ तो उसके बाद रेड सी, गल्फ एंड ओमान सी के सभी ट्रेड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी हुती लड़ाके भी तैयार बैठे हैं, हमास भी अपने तौर पर सक्रिय है, हिजबुल्लाह भी हमला करने को तैयार। और आज भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आदान प्रदान मिसाइलों का जरूर हुआ है, ड्रोन का जरूर हुआ है, लेकिन उस पर पूरी रोक लगाकर अगर गारंटी ले रहे हैं तो यह मैसेज साफ होगा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड फिर ईरान के भीतर उस सिस्टम को जीवित कर पाएंगे जहां पर अभी तक सेना और पूरे ईरान का हर नागरिक सैनिक है। इस सोच को डेवलप किया गया और तकरीबन 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में लोगों की आवाजाही बतौर सैनिक, उनकी ट्रेनिंग को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर 8000 किलोमीटर लंबे सीमावर्ती रेंज के हर प्रांत के भीतर। और इसी तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिस्थिति ईरान के भीतर होती है उसको संभालने की दृष्टि भी युद्ध काल में जिस तरीके से होती है वैसे ही हो रही है। और असीम मुनीर को इसीलिए यह निर्देश गया कि आप कम से कम सैनिक दृष्टिकोण से रेवोल्यूशनरी गार्ड को समझा पाएंगे। असीम मुनीर पहुंचे, जहाज उतरा तेहरान में, वहां के विदेश मंत्री अदराची वहां पर उनके स्वागत के लिए सामने आए, स्वागत किया गया, बातचीत बंद कमरे में शुरू हुई, रेवोल्यूशनरी गार्ड से संवाद आदान प्रदान हुआ। और अगर यह बातचीत की दिशा में जाएगा तो पूरा मैसेज इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के पास जाएगा। और अगर यह संकेत मिलते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है तभी वह कोई वक्तव्य अपने तौर पर जारी करेंगे इस दूसरे राउंड की बातचीत में, क्योंकि अगर यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अमेरिका मान चुका है तो, और उसको लेकर एक भरोसा ईरान के भीतर हर उस स्तर पे होना चाहिए जो पॉलिटिशियंस का स्तर है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का असर है, जो नेवी फौज का असर है, जो आयतुल्लाह खामनई यानी मुज्तबा खामनई जो उनके बाद आए हैं, उनके जरिए एक उम्मीद और भरोसा जगेगा तो यह राउंड आगे बढ़ेगा। और इसीलिए असीम मुनीर को तत्काल वहां पर भेजा गया। दरअसल मुलाकात की इन तस्वीरों के बीच का एक सच यह भी है कि जो सैंक्शंस ईरान पर लगे हैं वो सैंक्शंस एक झटके में हटा लिए जाएं। और संयोग से आज ही
जब असीम मुनीर तेहरान पहुंचे उससे चंद मिनट पहले जो अमेरिकी ट्रेजरी है उसके तरफ से यह जानकारी निकल कर आई कि जो छूट दी गई थी अस्थायी तौर पर ईरान को कि वह अपने तेल की बिक्री कर सकता है, वह कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है और उस दिशा में सहमति बनती है तो फिर जो सैंक्शंस हैं वह भी हटा लिए जाएंगे। यानी यह मैसेज असीम मुनीर के पहुंचने के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी निकल कर आया। अब इसमें दूसरी बड़ी बात थी कि यूरोपियन कंट्रीज भी अपने तौर पर अलग अलग देशों को एक साथ खड़ा करके एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की योजना कमोवेश इसी तर्ज पर बनाने निकल पड़ी है, जिसमें अगुवाई ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे हैं। और इन दोनों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देनी चाहिए। और इसकी खास बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। और इसके बाद ही वो दबाव बढ़ा कि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर होर्मुज़ रूट पर आवाजाही सामान्य करने के लिए ईरान से यह कहकर बातचीत करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही अब हर समझौता होगा, तो अमेरिका उससे हटकर जिन बातों का जिक्र इस्लामाबाद के पहले राउंड में वो कर गया, अब वो कैसे कर सकता है। और यह वजह कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव बनाने की दिशा में बढ़ गई। और इसमें जब ईरान की तरफ से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जिक्र यह किया कि रेड सी ही नहीं गल्फ और ओमान सी तक में सभी ट्रेड ब्लॉक किए जाएंगे, तो उसके बाद बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति ने भी यह कहने में हिचक नहीं दिखाई कि अगर हमारी नाकाबंदी जो आप कर रहे हैं यह संभव ही नहीं है, हम इसको स्ट्रेटेजिकली नाकाम कर देंगे। और शायद इसी वजह से तत्काल और तुरंत फुरत में अगर शहबाज शरीफ निकल कर पहुंचे सऊदी और बाकी खाड़ी देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की जानकारी देने के लिए और सहमति बनाने के लिए, तो ईरान में सहमति बनाने के लिए असीम मुनीर वहां पर पहुंच गए। यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद घंटों पहले जो फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया गया था, उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय कानून या न्यूक्लियर इनरिचमेंट का सवाल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अग्रेसिव ही नजर आ रहे थे, लेकिन यह कहने से चूक नहीं रहे थे कि युद्ध खत्म होने का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। हमें लगता है एक छोटी सी क्लिप जो फॉक्स न्यूज की है उसको जरा सुनना चाहिए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध खत्म होने के संकेत भी दे रहे हैं और यूरेनियम के संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर भी कर रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. हालांकि इस इंटरव्यू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल ट्रुथ पर यह भी लिखा कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात हुई है और उन्होंने खुशी जताई है कि अमेरिका अब होर्मुज़ रूट को सामान्य बनाने की दिशा में पहल कर रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी का आधार और चीन की मौजूदगी जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, सिर्फ उस हिसाब से ना तो चीन सोच रहा है और ना ही ईरान सोच रहा है, क्योंकि चीन ने ही वो दबाव बनाया था या चीन की सहमति के बाद ही ईरान इस्लामाबाद बातचीत की टेबल तक पहुंचा था। और अब जब असीम मुनीर पहुंच गए और जब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई भी देने लगा, सीजफायर के दायरे में लेबनान को लाने का जिक्र करने लगा और इसके साथ जो दूसरे मुद्दे उनका जब जिक्र होने ही लगा, तो उस दौर में ईरान के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की। और इस बातचीत में यह भी जानकारी निकल कर आई कि क्या वाकई सेकंड राउंड की बातचीत में कुछ निकलेगा, कोई उम्मीद बांधी जा सकती है, या फिर जिन बातों का जिक्र चीन भी कर रहा है कि जंगल का कानून नहीं चलेगा और गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो आर्थिक नाकेबंदी की सोच अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है, उससे पूरी दुनिया के भीतर अफरा तफरी मच जाएगी। दरअसल इस मैसेज को ईरान के लिए जो संवाद बना, जो जानकारी ईरान के अखबारों के जरिए और पाकिस्तान के अखबारों के जरिए निकल कर आई, उसका मैसेज बहुत साफ है कि ईरान के विदेश मंत्री अदराची खुले तौर पर एक साफगोई चाहते हैं कि उन्हें भरोसा अमेरिका पर नहीं है, लेकिन क्या चीन को है? और अगर चीन को है तो जिन बातों का जिक्र करने असीम मुनीर पहुंचे हैं, क्या उस पर सहमति जताई जा सकती है? और बातचीत क्या इस्लामाबाद में हो या जेनेवा में हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जिक्र है और जेनेवा की मौजूदगी में वह अंतर्राष्ट्रीय कानून दुनिया भर के देशों के बीच मान्यता पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर इजराइल 36 के आंकड़े के साथ चलता और इजराइल कल ये कह सकता है वो पाकिस्तान को ना तो मान्यता देता है और ना ही वहां हुए समझौतों को वो मान्यता देगा। तो ये एक दबाव की परिस्थिति है कि नया वेन्यू क्या होगा, किस रूप में होगा। लेकिन इन सब के बीच बात ओमान के साथ जो टोल टैक्स वसूली की थी, उसमें पहली बार ओमान भी सामने आया और उसने खुले तौर पर कहा कि यह सीज फायर परमानेंट होना चाहिए। इस परमानेंट
हर मुद्दे को लेकर एक परमानेंट अंत की शुरुआत तो इस सीजफायर के दौर में दूसरे राउंड की अगर बातचीत से हो जाती है तब तो सही है। यानी ओमान ने वो भूमिका ले ली जहां पर वो टोल टैक्स का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अगर टोल टैक्स को खारिज करके ईरान को फ्रीज संपत्ति को डिफ्रीज करते हुए उसे राहत रियायत दी जाती है, सैंक्शंस खत्म कर लिए जाते हैं, तो ओमान का आर्गुमेंट बड़ा साफ है कि अब इस बात की परमानेंट गारंटी हो जाए कि हर मुद्दे का आखिरी समाधान लिया जा चुका है। यानी पहली बार दो मैसेज बहुत साफ है। जो पहले राउंड की बातचीत थी तब तक अमेरिका यह मानकर चल रहा था वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा, और जो दूसरे राउंड की बातचीत की पहल हो रही है उसमें अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया के भीतर जो अमेरिका की छवि बनी है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हुए, ईरान को मान्यता देते हुए, ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन की सोच को दूर करते हुए, सैंक्शंस हटाते हुए और न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर भी जो दुनिया के दूसरे देशों की सहमति है उस दृष्टि से सोचना उसे भी होगा, क्योंकि एक देश के तौर पर आपको ईरान को भी मान्यता देनी ही होगी। यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल शायद उस वेस्टर्न एशिया के भीतर के उस टकराव का है जहां पर इजराइल की भूमिका जो संदेह की स्थिति में लगातार खाड़ी देशों के बीच, पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच और ईरान के साथ टकराव को लेकर उभरती रही, उसमें क्या लंबे वक्त तक अब सहमति बनाने की दिशा में, या फिर अमेरिका के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वह बेंजामिन नेतान्याहू से कहे आप अब अपने घर बैठ जाइए। सीज फायर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन जिन देशों ने इजराइल को कटघरे में खड़ा किया वो तमाम देश कल तक यानी युद्ध से पहले अमेरिका के साथ खड़े थे, और अमेरिका की ताकत उन्हीं के साथ खड़े होकर इजराइल को जब मान्यता देती थी तो इजराइल मानकर चलता था दुनिया उसके साथ खड़ी है। पहली बार कमोवेश हर पार्लियामेंट में जहां विरोध हो रहा हो, वो फ्रांस हो, वो ब्रिटेन हो, वो इटली हो, वो स्विट्जरलैंड हो, वो स्पेन हो, तमाम जगहों, और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया भी क्यों ना हो, तमाम जगहों पर इजराइल को कटघरे में खड़ा किया गया। वार क्रिमिनल के तौर पर देखने तक का जिक्र होने लगा। तो बातचीत के दूसरे राउंड में अब बहुत दारोमदार इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ईरान के भीतर हर स्तर पर भरोसा अमेरिका की बातों को लेकर बनता है या नहीं बनता है। कमोवेश इसी बात को लेकर असीम मुनीर की मौजूदगी इस वक्त तेहरान में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।